वेलकम बैक स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आज अमिताव घोष द्वारा लिखित द शैडो लाइन्स के बारे में चर्चा करें। द शैडो लाइन्स अमिताव घोष द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो 1988 में प्रकाशित हुआ था। कहानी स्मृति, इतिहास, राष्ट्रवाद और व्यक्तियों और परिवारों पर राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव के विषयों की पड़ताल करती है। द शैडो लाइन्स की कथा गैर रैखिक है जो विभिन्न समय अवधि और स्थानों के बीच चलती है। कहानी मुख्य रूप से कलकत्ता, कोलकाता और लंदन में सेट है, लेकिन इसमें ढाका, दिल्ली और कई अन्य शहरों के एपिसोड भी शामिल हैं। उपन्यास का नायक और कथाकार एक अनाम लड़का है जो कलकत्ता में पला बड़ा है। वह अपने परिवार और उनके करीबी पारिवारिक मित्र त्रिदीप के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बचपन की यादों और अनुभवों को याद करते हैं। त्रिदीप लड़के के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों सीमाओं की अवधारणा से परिचित कराता है। त्रिदीप का परिवार मूल रूप से ढाका का रहने वाला है, लेकिन लंदन चला गया है। लड़के के परिवार का प्राइस के साथ गहरा नाता है और उनका जीवन विभिन्न घटनाओं के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है। कथा दो परिवारों, उनके संबंधों और 1947 में भारत के विभाजन और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव की जटिल गतिशीलता की पड़ताल करती है। कहानी राष्ट्रों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मौजूद छाया रेखाओं में तल्लीन करती है और कैसे ये रेखाएं संघर्ष और विभाजन का कारण बन सकती हैं। ये व्यक्तिगत संबंधों और आम लोगों के जीवन पर राष्ट्रवाद और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभाव को दर्शाता है। विशद वर्णन और आकर्षक कहानी कहने के माध्यम से घोष ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तिगत उपाख्यानों और दार्शनिक प्रतिबिंबों को एक साथ बुनते हैं। वह स्मृति की तरल प्रकृति की पड़ताल करता है और ये कैसे अतीत और वर्तमान की हमारी समझ को आकार देता है। द शैडो लाइन्स व्यक्तिगत और सामूहिक इतिहास के बीच पहचान, अपनेपन और परस्पर क्रिया का एक शक्तिशाली अन्वेषण है। यह मानवीय संबंधों की जटिलताओं और उन तरीकों का एक सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करता है जिसमें बड़ी ऐतिहासिक ताकतों द्वारा व्यक्तियों को आकार दिया जाता है। 1980 के दशक की शुरुआत में लंदन में अनाम कथावाचक ने अपने चचेरे भाई इला और उसके चाचा रॉबी को कहानियों और यादों की एक श्रृंखला सुनाई। कहानियां और यादें कथाकार की हैं उनके चाचा त्रिदीप और उनकी दादी थम्मा। यादें 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती हैं जब त्रिदीप के दादा श्री जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी लंदन में सत्र में लियोनेल ट्रेसावसेन से मित्रता करते हैं। थम्मा का जन्म 1902 में ढाका, ब्रिटिश भारत में हुआ था। एक युवा लड़की के रूप में थम्मा के पिता और उसके चाचा जेठामशाई झगड़ने लगते हैं, इसलिए उन्होंने अपने विशाल सांप्रदायिक घर को एक दीवार के साथ आधे हिस्से में विभाजित कर दिया। परिवार के दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और थम्मा अपनी छोटी बहन मायादेवी से कहती है कि जेठामशाई का परिवार उल्टा घर में रहता है, जहां वे सब कुछ उल्टा और उल्टा करते हैं। थम्मा और मायादेवी की शादी के बाद मायादेवी ने जस्टिस दत्ता चौधरी के बेटे साहिब से शादी की। उनका जेठामशाई से संपर्क टूट गया। थम्मा अपने पति का अनुसरण करती है क्योंकि वह 1936 में मरने तक रेलमार्ग पर काम करता है। इस बिंदु पर उसका बेटा, कथावाचक का पिता, अभी भी एक बच्चा है। थम्मा एक शिक्षिका बन जाती है और अपने परिवार से किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर देती है। हालांकि थम्मा को अपनी युवावस्था में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आतंकवादी आंदोलनों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब 1947 में विभाजन हुआ तो ये उनके लिए बहुत कम मायने रखता है। हालांकि वह कभी ढाका नहीं लौटी क्योंकि ये मुस्लिम देश पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी बन गया। साहिब एक धनी राजनीतिक हैं और 1939 में उन्हें एक विशेष चिकित्सा ऑपरेशन की आवश्यकता होती है जो भारत में नहीं किया जा सकता है। मिसेज प्राइस, लियोनेल ट्रेवसन की बेटी, साहिब और उसके परिवार को अपने साथ लंदन में रहने के लिए आमंत्रित करती है ताकि वह वहां चिकित्सा प्राप्त कर सके। त्रिदीप, जो 9 साल का है, अपने पिता के साथ जाता है, जबकि उसका बड़ा भाई जतिन भारत में स्कूल में रहता है। त्रिदीप लंदन से प्यार करता है और श्रीमती प्राइस के भाई एलन ट्रेसावसेन और उसके दोस्तों डैन, माइक और फ्रांसेस्का से मोहित है। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्लिट्ज के शुरुआती दिनों के समय में त्रिदीप अपने दिन बम विस्फोटों की खोज में और श्रीमती प्राइस के पति स्निप को कहानियां सुनाने में बिताते हैं। 1940 में ब्रिक लेन पर एलन के घर पर एक बम गिरा जिससे वह और डैन मारे गए। उस वर्ष बाद में
त्रिदीप का परिवार भारत लौट आया। अगले दशक में मायादेवी और साहेब का तीसरा बेटा रोबी है। कथावाचक के पिता ने कथावाचक की मां से शादी की, जो जल्द ही एक पुत्र कथावाचक को जन्म देती है। जतिन रानी विक्टोरिया के नाम से जानी जाने वाली एक महिला से शादी करता है और दंपति की इला नाम की एक बेटी है, जो कथावाचक की उम्र की है। श्रीमती प्राइस, जिनकी बेटी मई एक शिशु थी जब त्रिदीप लंदन में थे, उनका निक नाम का एक बेटा है। इला के माता पिता अमीर हैं और वह अपना बचपन अपने पिता के काम के लिए दुनिया भर में घूमने में बिताती है। दूसरी ओर कथावाचक कभी भी कलकत्ता से बाहर नहीं जाता है। इसके बजाय वह अपना समय त्रिदीप को लंदन और अन्य दूर देशों के बारे में कहानियां सुनाते हुए सुनने में बिताता है। त्रिदीप कथावाचक को अपनी कल्पना का उपयोग करना सिखाता है और समझाता है कि किसी की कल्पना में दुनिया बाहरी दुनिया की तरह ही वास्तविक हो सकती है। इला को ये समझ में नहीं आता है, वह ये समझने के लिए बहुत सारी दुनिया देखती है कि किसी की कल्पना कहीं भी कितनी अच्छी हो सकती है। कुछ समय के लिए इला का परिवार लंदन में प्राइसेस के साथ रहता है। जब वह 8 वर्ष की होती है तो उसका परिवार एक उत्सव के लिए कलकत्ता जाता है। कथावाचक थम्मा को आश्वस्त करता है कि वह अपने परिवार को इला के साथ रायबजर में अपने परिवार के घर जाने की अनुमति दे। जब वे गोले पार्क में इला के परिवार से मिलते हैं तो कथावाचक की मां चौंक जाती है कि कथावाचक, जो इला के बारे में पूछने में सप्ताह बिताता है, उससे बात करने में बहुत शर्माता है। कथावाचक को लगता है जैसे उसकी मां ने ये स्पष्ट करके उसे धोखा दिया कि उसे इला की जरूरत से ज्यादा जरूरत है, इला को कभी भी उसकी जरूरत नहीं होगी। बावजूद परिवार साहेब की 2 कारों में ढेर हो जाता है और घंटों ड्राइव करता है। जब वे बड़े घर में पहुंचते हैं तो इला कथावाचक को एक आधे भूमिगत भंडारण कक्ष में ले जाती है, जिसमें एक विशाल मेज होती है जिसे त्रिदीप के दादाजी ने लंदन से वापस भेज दिया था। इला तय करती है कि वे हाउस नामक एक गेम खेलने जा रहे हैं, जिसे वह लंदन में निक के साथ खेलती है। वह कथावाचक को बताती है कि निक कौन है और कथाकार समझता है कि निक इला के स्नेह के लिए उसकी प्रतियोगिता है। इला मिसेज प्राइस के घर की धूल में एक नक्शा बनाती है और अपनी गुड़िया मागड़ा के लिए एक कमरा जोड़ती है, जो खेल के उद्देश्यों के लिए बची है। जब सब कुछ सेट हो जाता है तो इला कथावाचक को बताती है कि उस दिन स्कूल में मागड़ा के साथ क्या हुआ। बदसूरत स्कूल के बदमाश ने सुंदर गोरी मगदा के घर का पीछा किया, उस पर चिल्लाते हुए, लेकिन निक प्राइस ने उसे पीटने से बचा लिया। जब इला रोना शुरू करती है तो वर्णनकर्ता क्रोधित होता है और समझ नहीं पाता कि वह क्यों रो रही है। अंत में त्रिदीप बच्चों के साथ अंदर आता है और कथावाचक को इला की कहानी सुनाता है। वह कथावाचक को प्रोत्साहित करता है कि वह रोने के लिए इला को गूंगा न कहे, जैसे कहानी वास्तविक है, और वह इस बात पर जोर देता है कि हर कोई कहानियों में रहता है। 1959 में त्रिदीप और मैं, जो उस समय 19 वर्ष के थे, एक दूसरे को लिखना शुरू करते हैं। वे 1 साल बाद तस्वीरों का आदान प्रदान करते हैं। 1963 में त्रिदीप ने मेरे को लंदन में एक लड़के के रूप में हुए एक अनुभव को याद करते हुए एक बहुत लंबा पत्र भेजा, जब उन्होंने 2 अजनबियों को एक बम्बारी सिनेमा में सेक्स करते हुए देखा। वह मई से कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है जैसे उन अजनबियों ने किया था, एक खंडहर में अजनबी के रूप में। मई घबरा जाती है, लेकिन वह भारत में त्रिदीप जाने की योजना बनाती है। लगभग उसी समय थम्मा, जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और उनके जीवन में पहली बार उनके हाथों में समय है, को यह खबर मिलती है कि उनके चाचा जेठामशाय, जो अपने 90 के दशक में हैं, अभी भी ढाका में परिवार के घर में रहते हैं। उनका मानना है कि जेठामशाय को भारत लाना उनका कर्तव्य है। इस बात के प्रकाश में आने के कुछ समय बाद ही साहेब को ढाका में नौकरी मिल जाती है और वह, मायादेवी और रोबी वहां चले जाते हैं। अंत में मायादेवी ने थम्मा को यात्रा के लिए आमंत्रित किया और वे अपने चाचा को मुस्लिम बहुल शहर में बढ़ती अशांति से बचाने की कोशिश करने की योजना बनाते हैं। मई कलकत्ता और फिर थम्मा के साथ ढाका की यात्रा करने की योजना बनाता है। त्रिदीप उनके साथ ढाका जाने का फैसला करता है। ट्रेन स्टेशन से मेरे को लेने के लिए कथावाचक त्रिदीप और उसके पिता के साथ शामिल होता है। अगले कुछ दिनों में कथावाचक त्रिदीप और मई के साथ जाते हैं, क्योंकि वे चारों ओर ड्राइव करते हैं और दर्शनीय स्थलों को देखते हैं। वह उसे रायबजर में टेबल दिखाता है और वह उसे बताती है कि इला बदमाशी का शिकार थी, लेकिन निक ने उसे कभी नहीं बचाया। जब वे विक्टोरिया मेमोरियल देखने जाते हैं तो मैं अचानक भावुक हो जाती हैं।
त्रिदीप उसे बताता है कि ये उनकी बर्बादी है, जो कथावाचक को हैरान कर देती है। वह समझता है कि मैं और त्रिदीप के बीच एक रिश्ता है जिसे वह नहीं समझ पाएगा। उसके कुछ ही समय बाद 4 जनवरी 1964 को त्रिदीप, मैं और थम्मा ढाका के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों बाद कथावाचक स्कूल से घर जाने के लिए एक दुखदाई बस की सवारी का अनुभव करता है, क्योंकि चालक सड़कों पर गुस्साई भीड़ से दर्जन भर लड़कों को बचाने की कोशिश करता है। इस बीच ढाका में साहेब मायादेवी और थम्मा को चेतावनी देते हैं कि वहां परेशानी पैदा हो रही है, लेकिन थम्मा वैसे भी जेठामशाई को देखने पर जोर देती है। 13 वर्षीय रोबी मुसीबत देखकर उत्साहित है और उनके साथ ढाका में पुराने घर में जाता है। वहां सैफुद्दीन नाम का एक मुस्लिम मैकेनिक उनका अभिवादन करता है और बताता है कि खलील नाम का एक रिक्शा चालक जेठामशाई की देखभाल करता है। जब खलील आता है तो वह अपने मेहमानों को घर में ले जाता है। जेठामशाई अपनी भतीजियों को नहीं पहचानता, लेकिन वह त्रिदीप से कहता है कि वह अपने परिवार के लौटने का इंतजार कर रहा है ताकि वह उन्हें अदालत में ले जा सके और घर का पूर्ण स्वामित्व हासिल कर सके। ड्राइवर दरवाजे की ओर दौड़ता है और कहता है कि परेशानी है और उन्हें जाना होगा। खलील जेठामशाई को अपने रिक्शा में मायादेवी के घर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे कार में होते हैं तो वे एक मोड़ लेते हैं और एक भीड़ के साथ आमने सामने आ जाते हैं। ये कार को घेर लेता है और विंडशील्ड तोड़ देता है। जब भीड़ रिक्शा पर उतरती है तो थम्मा ड्राइवर को जाने के लिए कहती है, लेकिन मैं जेठामशाई को बचाने की कोशिश करने के लिए निकल जाती है। त्रिदीप उसका पीछा करता है, लेकिन त्रिदीप, जेठामशाई और खलील सभी की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वर्णनकर्ता के माता पिता ने उसे बाद में बताया कि त्रिदीप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगले वर्ष थम्मा पाकिस्तान के साथ युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए अपनी प्यारी सोने की चेन देती है और कथावाचक को पागल लगती है। उनकी मां बताती है कि थम्मा तब से वैसी नहीं है जब उन्होंने त्रिदीप को मार डाला था। कॉलेज में कथाकार इला से प्यार करता है और उसे निराश करता है, क्योंकि वह कभी नहीं समझती कि वह त्रिदीप की कहानियों या अपने बचपन की हरकतों को याद करने के लिए इतना आग्रह क्यों करता है। एक बार गर्मी की छुट्टी के दौरान वह कथावाचक और रोबी को उसके साथ एक नाइट क्लब जाने के लिए मना लेती है। रोबी जाना नहीं चाहता, लेकिन क्लब में वह इला को दूसरे आदमी के साथ डांस करने से मना करता है। वह उन पर चिल्लाती है कि वह लंदन में रहती है ताकि वह इस तरह के उत्पीड़न से मुक्त हो सके। कथावाचक इस कहानी को थम्मा को उसकी मृत्यु पर बताता है और ये उसे बहुत क्रोधित करता है। वह नहीं सोचती कि इला की तरह की स्वतंत्रता वास्तविक है। अपने गुस्से में थम्मा ने मरने से एक दिन पहले कथावाचक के स्कूल के डीन को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि कथाकार वेश्याओं से मिलने जाता है और इसलिए उसे निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली में एक व्याख्यान देखने के बाद कथावाचक को पता चलता है कि यद्यपि उसने घटनाओं को एक बच्चे के रूप में कभी नहीं जोड़ा, कलकत्ता में उसने जो दंगे का अनुभव किया और ढाका में त्रिदीप को मारने वाला दंगा उसी राजनीतिक उथल पुथल का हिस्सा था। जैसा कि वह त्रिदीप के एटलस का अध्ययन करता है, कथावाचक को पता चलता है कि सीमाएं अर्थहीन हैं और वास्तव में दंगों को लाने वाले वातावरण को बनाने में मदद की। कथावाचक लंदन में एक उन्नत डिग्री हासिल करने के लिए जाता है। एक बिंदु पर इला रोबी और कथावाचक को श्रीमती प्राइस के पास ले जाती है और उन्हें निक से मिलवाती है। त्रिदीप ने लंदन में अपने दोस्तों का नेतृत्व किया और श्रीमती प्राइस के घर के माध्यम से उनके लिए बनाए गए मानसिक मानचित्रों के आधार पर कथावाचक ने त्रिदीप की कहानियों की शक्ति को दिखाया। इला, रोबी और कथावाचक ने बाद में एक भारतीय रेस्तरां में रात का भोजन किया और रोबी ने स्वीकार किया कि उसके पास ढाका में दंगे के बारे में एक दुस्वप्न है जिसमें वह त्रिदीप को कार से बाहर निकलने से कभी नहीं रोक सकता। कथावाचक भी मई के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो एक आर्केस्ट्रा में ओबाओ बजाता है। वे मिसेज प्राइस के साथ क्रिसमस बिताते हैं और मई सुझाव देती है कि निक कुवैत में अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में झूठ बोल रहा है। वह मानती है कि उसने पैसे का गबन किया है। उस रात बर्फीला तूफान आया था, इसलिए इला और कथावाचक मिसेज प्राइस के तहखाने में रहते हैं। इला कथावाचक के सामने अपने कपड़े उतार देती है, उसके लिए उसकी भावनाओं को महसूस नहीं करती, लेकिन वह निक के साथ रात बिताती है। कुछ साल बाद वापस लंदन में इला ने निक से शादी कर ली। उनकी पार्टी में कथावाचक बहुत नशे में हो जाता है और मई उसे घर ले जाने और उसे बिस्तर पर रखने की पेशकश करता है।
कथावाचक मई पर हमला करता है, लेकिन सुबह इसके बारे में भयानक महसूस करता है। जब वह अपने योग्य कारणों के लिए पैसे इकट्ठा करती है तो वह उसे अपने साथ ले जाती है और एक ब्रेक पर वह त्रिदीप के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती है। जैसा कि कथावाचक कुछ महीने बाद घर लौटने की तैयारी करता है, इला उसे विश्वास दिलाती है कि निक उसे धोखा दे रहा है, हालांकि वह उसे छोड़ने से इनकार करती है। वर्णनकर्ता के जाने से एक रात पहले उसने मई के साथ रात का भोजन किया। रात के खाने में मई ने कथावाचक को दंगों के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह सोचता है कि उसने त्रिदीप को मार डाला। मई उसे बताती है कि वह सोचती थी कि उसने किया था, लेकिन वह अब जानती है कि त्रिदीप ने खुद को बलिदान कर दिया और उसे पता था कि वह मरने जा रहा है। वह कथावाचक को रात रुकने के लिए कहती है और वह स्वीकार करता है। अंत में त्रिदीप की मौत के रहस्य को समझने में खुशी होती है। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।